अच्छा, डेफिनेशन ऑफ स्मॉलर स्टेट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं बयान की गई, इंटरनेशनल अफेयर्स में बयान नहीं की गई, वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जनरली इसको कहा जाता है कि जो छोटी स्टेट्स होती है जिनका साइज़ कम होता है, उनके एरिया कम होता है, इकॉनमी कम उनकी होती है, जीडीपी ग्रोथ रेट उनका जो जीडीपी जो है वो कम होती है, तो पॉपुलेशन कम होती है, तो इन सारी चीज़ों को कहते हैं कि इस कंट्री का जो है वो कम है, उसका सॉरी वो स्मॉलर स्टेट है। अब लेकिन ये डेफिनेशन देखें तो ये यूए और कतर जैसी स्टेट्स पे ये लागू नहीं होती है, क्योंकि वो स्मॉलर स्टेट्स भी हैं, पॉपुलेशन तो कम है लेकिन उनकी इकॉनमीज जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो जियो पोलिटिकल अफेयर्स में उनका काफ़ी हाथ है, वो काफ़ी एक्टिव है इन चीज़ों में। साउथ एशिया की स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो साउथ एशिया में जब स्मॉलर स्टेट्स का नाम लिया जाता है तो इसमें नेपाल, भूटान, इसके अलावा मालदीव्स और श्रीलंका, ये 4 कंट्रीज़ को बेसिकली स्मॉल साउथ एशियन स्टेट्स कहा जाता है। इनके अगर इकॉनमी की बात करें तो उनकी कलेक्टिव इकॉनमी जो है वो $120 बिलियन के करीब बनती है जीडीपी इनकी। और इनकी पॉपुलेशन देखें तो 53 पॉइंट कलेक्टिव इनकी पॉपुलेशन 53.3 मिलियन है, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 3.8% बनता है। और इंडिया की मध्य प्रदेश से इसका जो है वो पॉपुलेशन कम है। इन तीनों स्टेट, चारों स्टेट्स की मिला के पॉपुलेशन जो है इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश, इनकी पॉपुलेशन कम है। जियोग्राफिक्स की बात करें तो नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका का कलेक्टिव जो एरिया है वो 250 जो है 1000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, अराउंड अबाउट 252,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो कि पाकिस्तान से तो बहुत ही कम है, पाकिस्तान का तकरीबन 800,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और ये राजस्थान से भी, इसका राजस्थान स्टेट है जो इंडिया की, उससे इसका जो है वो काफ़ी कम है रकबा एरिया। अच्छा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो अपने स्मॉल साइज और इकॉनमी के बावजूद ये एक सिग्निफिकेंट जो है लोकेशन पे वाक़ हैं। इनकी लोकेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है अपने एरिया कम होने के बावजूद। वजह क्या है? इनकी इंडिया के करीब होना है, प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया, इंडिया के करीब होने की वजह से इनकी जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई है, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो बढ़ चुकी है। क्योंकि इसी वजह से, और ये इंपॉर्टेंस इसकी ज़्यादा होने की वजह से कि न्यू दिल्ली के जो है उनके पॉलिसी मेकर्स के लिए, उनके स्ट्रेटजी मेकर्स के लिए एक मेन रोल जो है वो ये स्टेट्स भी प्ले करती हैं। श्रीलंका और मालदीव देखें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? क्योंकि उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है। मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब उनके समुद्री हदूद के ये करीब पड़ते हैं। और जैसे देखें, ये श्रीलंका हो गया और मालदीव्स भी इधर ही करीबी है, तो ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं इनकी वजह से। अगर इंडिया ने अपना होल्ड कर ले तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी पाकिस्तान की तरफ से भी और इधर साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स की तरफ से भी इसको काफ़ी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है। इधर देखें तो इसको नेपाल और भूटान की बात करें तो ये बफर जोन की तरह काम कर रहे हैं इनके दोनों के दरमियान में। इंडिया और चाइना के दरमियान में बफर जोन है, एक न्यूट्रलिटी का जोन है। तो इसकी वजह से ये भी इनके लिए काफ़ी जो है एक मेन पॉइंट और सपोर्टिंग पॉइंट रखता है। ये देखें, ये चाइना है, तो इधर ये भूटान और ये नेपाल और ये इधर इंडिया, तो ये दोनों स्टेट्स के दरमियान में, चाइना और इंडिया के दरमियान में बफर जोन है, न्यूट्रलिटी का जोन है। एक साइड पे इनके चाइना और एक साइड पे इंडिया है। तो इंडिया जो है इन स्टेट्स को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, इन पे किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है, इनके अंदर किस तरह से इंटरवीन कर रहा है? 3 तरीक़ों से। पहला है कि इंस्टॉलेशन ऑफ रिजीम्स, ये अपनी मर्जी के जो है वहाँ पे रिजीम चेंज जो है वो कर रहा है, अपनी मर्जी के रिजीम्स जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल कर रहा था, कर तो नहीं रहा, अभी कर रहा था। इसके अलावा उनको कंडीशनल होता है शराइत के ऊपर, जो किसी किस्म की असिस्टेंस देना, उनको कोई चीज़ प्रोवाइड करना और उसके बदले में उन पर कंडीशंस लगा देना कि आपने कोई इस तरह का पॉलिसी में चेंजिंग करनी, इसको कहते हैं कंडीशनल सपोर्ट, कंडीशनल इकोनॉमिक असिस्टेंस। और तीसरा क्या कर रहा था? मिलिट्री के जरिए कोई से फोर्सफुली उनको ऐसे काम करने में मजबूर कर रहा था कि उनकी जो अपना कंट्रोल है उसके ऊपर, उसको कम होने से, लूजन होने से बचा सके। इंडियन इंटरफेरेंस की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी मिलिट्री ने मालदीव में 1988 में एक ऑपरेशन कैक्टस के नाम से एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका मकसद था कि वहाँ पे होने वाली एक बगावत की, जो हुकूमत के खिलाफ बगावत हो रही थी, उसको रोकना था। तो इस बगावत को रोकने के नाम पे इन्होंने वहाँ पे एक इंटरफेरेंस की मालदीव्स के अंदर।
आगे देखें 2003 में इन्होंने भूटान के अंदर इस तरह एक ऑपरेशन लॉन्च किया, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के नाम पे। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम एक उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके खिलाफ इन्होंने वहाँ पे भूटान में ऑपरेशन लॉन्च किया। श्रीलंका में देखें तो इन्होंने पीस कीपिंग के नाम पे 1990s में और 1980s में वहाँ पे इंडियन ट्रूप्स जो है वो भेज दिए न्यू दिल्ली ने। नेपाल के ऊपर भी इसी तरह काफ़ी काउंटर टेररिज्म के नाम पे वहाँ पे ये इस तरह के अटैक्स कर रहे हैं, और उनकी ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के और कंडीशनल एड्स की जरिए से उनके अंदर ये काफ़ी कोर्सिव मेजर्स फोर्सफुली उन पे ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। इन टैक्टिक्स के ज़रिए से, अपने साइज़ की वजह से, अपने एरिया की वजह से और अपनी बड़ी एक डेमोग्राफिक्स की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से और इकॉनमी की वजह से इंडिया जो है वो एक डोमिनेट एक्टर के तौर पे साउथ एशियन स्टेट्स में सामने आया है। चाइना के जो है उसके राइज होने के बाद और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू होने के बाद चाइना जो है वो इन साउथ एशियन स्टेट्स के लिए एक नई मार्केट के तौर पे उभरा है, एक नए पार्टनर के तौर पे, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे उनके लिए सामने आया है। तो ये इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी चैलेंज जो है वो सामना करना पड़ रहा है। चैलेंज है सिचुएशन इसके लिए, इंडिया के लिए। बीजिंग ने क्या किया है, बीजिंग की एक पॉलिसी है। चाइना की आप पॉलिसी देखेंगे कि किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करते। इनकी नो इंटरफेरेंस पॉलिसी है। इन किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर में, इंटरनल अफेयर्स में ये कोई नहीं करते। इसी वजह से तो तमाम छोटी स्टेट्स हैं वो चाइना के बारे में, उनके लिए बारे में बहुत अच्छा गुड विल पाई जाती है उसको, वो इसकी बहुत सपोर्टिव है उनके लिए। सारा सिस्टम जो है एक माइंड सेट जो चाइना का नॉन इंटरफेरेंस का, ये उनके लिए बहुत सपोर्टिव है, उनकी इकॉनमीज़ के लिए, उनकी पॉलिटिक्स के लिए। तो जिसकी वजह से वो चाइना के लिए इंडिया के कैंप से निकल के चाइना के कैंप में शुरू दाखिल हो चुके हैं। तो ये जो डिफाई कर रहे हैं स्मॉलर स्टेट्स, इसमें आप मिसाल के तौर पे देखें तो मालदीव ने इंडियन मिलिट्री के ऑफिशियल्स को अपनी कंट्री से निकाल दिया और चाइना के साथ वो डिफेंस पैक्ट्स में लगे हुए हैं, डिफेंस के उनके साथ मामला चल रहे हैं। भूटान ने क्या किया है कि वो भी चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे हैं, और भूटान के फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली चाइना का विजिट भी किया है, और बाउंड्री के बारे में जो उनके कन्फ्लिक्ट चल रहे थे बॉर्डर के बारे में, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी वहाँ पे इसके बारे में मीटिंग्स हुई हैं। तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंज है। नेपाल भी अपनी जो है पॉलिसी चेंज कर रहा है और चाइना के साथ उनके हाई प्रोफाइल विजिट्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि नेपाल जो है वो BRI साइन कर सकता है। BRI साइन करने के नेपाल के जो हैं वाज़ह चांसेस नज़र आ रहे हैं। इंडिया को इससे काफ़ी जो है वो एजुकेशन हुई है, इंडिया को इससे काफ़ी जो है वो चैलेंजेस दरपेश नज़र आ रहे हैं। तो इस सब को कॉप करने के लिए, रोकने के लिए इंडिया ने सप्लीमेंट्री बजट जो है अपना 2023-24 का, जिससे वो सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ साउथ एशियन स्टेट्स को, स्मॉलर स्टेट्स को और दूसरी स्टेट्स को अपना इंटरेस्ट बहाल करने के लिए, तो वो अपना इसके लिए अपनी एड जो है इन कंट्रीज़ के लिए बढ़ा चुके हैं। और वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा असिस्ट का एक वार चल रही हुई है चाइना के बारे में कि चाइना जो है BRI के ज़रिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए से वो वहाँ की कंट्रीज़ को कंट्रोल करना चाह रहा है, उनके डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, उनको कर्जे के ऊपर उनको फंसा के और फिर उन कंट्रीज़ पे वो अपना कंट्रोल हासिल करना चाह रहा है। तो ये वहाँ पे प्रोपेगेंडा जो है चाइना के खिलाफ फैलाया जा रहा है। अब चाइना की देखें तो चाइना के एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से और उनके नॉन इंटरफेरेंस, असल बेसिक चीज़ जो है स्मॉल स्टेट्स के लिए वो होती है नॉन इंटरफेरेंस का, उनकी पॉलिसी। चाइना की नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी की वजह से तमाम स्मॉल स्टेट्स जो हैं इसका कॉन्फिडेंस गेन कर चुकी हैं चाइना का, और वो न्यू दिल्ली के, इंडिया के, जब साउथ एशिया में बात करें तो इंडिया के कैंप से निकल के चाइना के कैंप में जा रहे हैं। बावजूद इसके कि इंडिया भी एक राइजिंग पावर है, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है, लेकिन इसके बावजूद वो चाइना के कैंप